So dear students, and this video is for everyone, the financial planners, the investors, the CFP students and students, anyone who is basically pursuing any kind of financial certification, which includes insurance. So now we are going to start it, and I'm going to tell you that what will be the life insurance taxability and the tax benefit from a life insurance policy. So हमें थोड़ा सा इसे bifurcate करना पड़ेगा कि what is taxability and what is tax benefit. When I say taxability, you need to understand that when your policy gets mature, will there be any tax liability on you? क्या उस मेच्योरिटी में से आपसे टैक्स लिया जाएगा? और टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, क्या वो एज ए डिडक्शन अलाउबल होगा आपकी एनुअल इनकम में से? सो ये टैक्सेबिलिटी एंड टैक्स बेनिफिट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. सो उस पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू पुट यू इनटू वन सिचुएशन. लेट्स से अगर आपने आज कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है जिसका प्रीमियम 22,000 रुपया पर एनम है, 22,000 पर एनम, एंड सम अश्योर्ड इज 2 लाख रुपीज. जनरली हम सब इस बात से अवेयर होते हैं कि जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट हम 1.5 लाख तक सेक्शन 80C में लेते हैं. मेरा सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या इस 22,000 रुपए को इस सिचुएशन में जहां आपका सम अश्योर्ड 2 लाख रुपया है, सम अश्योर्ड इज नथिंग बट से इंश्योरेंस कवर, क्या मुझे इसका फुल डिडक्शन मिल जाएगा? कैन आई क्लेम द होल 22,000 रुपीज पर एनम इन ATC? कैन आई क्लेम लेस देन 22,000 रुपीज? और क्या मुझे बिल्कुल भी क्लेम नहीं मिलेगा? यकीन मानिए, बिलीव मी, अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रखते हैं अपने आसपास की और आप कॉन्फिडेंट नहीं है इस सवाल के जवाब को लेकर कि क्या इस 22,000 रुपए का प्रीमियम का डिडक्शन आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, राइट? सो आई विल कम टू द टैक्सेबिलिटी फर्स्ट. टैक्सेबिलिटी बेसिकली मेच्योरिटी पे आती है सेक्शन 1020 में, और टैक्स बेनिफिट का मतलब है प्रीमियम का डिडक्शन जो कि सेक्शन 80C में आएगा. नाउ आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कब आ सकती है? पहला, जब आप पॉलिसी सरेंडर करें. दूसरा, जब पॉलिसी मैच्योर होगा. और तीसरा, जब किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट द टाइम ऑफ डेथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीडिंग्स आर एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट. सिर्फ कीमन लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर डेथ के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा नॉमिनी को इज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट. एंड इन द केस ऑफ पॉलिसी सरेंडर एंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे बोनस भी इसमें इंक्लूड होता है. बिफोर 1 अप्रैल 2003, यानी उससे पहले जो भी पॉलिसी इश्यू हुई है उनकी मैच्योरिटी इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री. यानी सरेंडर का केस हो चाहे मैच्योरिटी का केस हो, 1 अप्रैल 2003 से पहले इश्यू पॉलिसी पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है. लेकिन 1 अप्रैल 2003 के बाद और 1 अप्रैल 2012 से पहले आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने बेसिकली प्रीमियम कितना पे किया है आपके सम अश्योर्ड के अगेंस्ट. अब देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर बिटवीन दिस टाइम 1 अप्रैल 2003 टू 1 अप्रैल 2012, इस पीरियड में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो आपका सम अश्योर्ड शुड बी मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ योर प्रीमियम पेड. अदरवाइज आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. प्रीमियम 10,000 रुपया, 40,000 सम अश्योर्ड. प्रीमियम 10,000, 50,000 सम अश्योर्ड. प्रीमियम 10,000, sum assured is 65,000. Let's say if these are 3 different policies taken between this time 1st April 2003 to 1st April 2012. अगर आपने इस समय में पॉलिसी खरीदी है तो अगर आप पहली पॉलिसी को देखें तो सम अश्योर्ड इज नॉट 5 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम पेड. तो बाकी की जो 2 पॉलिसीज हैं दे विल बी एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट, मैच्योरिटी उनका होगा. लेकिन पहले वाले के केस में मैच्योरिटी एग्जम्प्ट नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? अब बात करते हैं कि वो पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2012 के बाद इश्यू हुई है, यानी अगर आज भी आप कोई पॉलिसी खरीदेंगे तो इस वाले रूल पे डिपेंड करेगा वेदर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. जो रूल 5 गुना था, द रूल विच वाज 5 टाइम्स बिटवीन अप्रैल 2003 to 12, now it will be 10 times. It means that sum assured of your premium का 10 गुना होना चाहिए. Sum assured must be 10 times of the premium paid after 1st April 2012. So I've taken 3 examples. Now you can understand clearly that in the case of number 2, the policy number 2, where
sum assured is only 90,000. It means only 9 times. In this case, the maturity amount will be taxable. In the rest of the two, where is sum assured 10 times and 11 times in the case number 1 and 3, that only in the case of number 2 the policy maturity will be taxable, otherwise दोनों में आपका exempt हो जाएगा. राइट, दिस इज आफ्टर 1 अप्रैल 2012. 10 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है. और जनरली जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप देखेंगे उनमें आपको 10 टाइम्स प्रीमियम का सम अश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा. राइट, तो कि मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट रहे. अब देखिए टैक्स बेनिफिट पे आते हैं. टैक्स बेनिफिट क्या है? टैक्स बेनिफिट ये है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो सेक्शन 80C में आपको बेनिफिट दिलाएगा अप टू 1.5 लाख. व्हाई अप टू 1.5 लाख? बिकॉज सेक्शन का लिमिट 1.5 लाख है. अगर आप 2 लाख का प्रीमियम भी जमा कराते हैं तो आप 1.5 लाख से ऊपर की रिबेट नहीं ले सकते. राइट, अब देखिए आप रिबेट किस किस के लिए ले सकते हैं. यू कैन यूज इट फॉर सेल्फ, यू कैन बाय द पॉलिसी फॉर सेल्फ, you can buy the policy for your spouse and you can buy the policy for your children. इन 3 जो लोग हैं इनके लिए आप सेक्शन 80C के बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो. खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए. अब बच्चों के केस में बच्चा माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी भी सिचुएशन में if you are paying premium for your children's life insurance policy you can still claim it under section 80C. आप इसे क्लेम कर सकते. So now we are going to talk about for the deductions allowed for the policy issued before 1st April 2012. Understand जिस तरीके से आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी वो इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि आपका सम अश्योर्ड कितना है. आपकी डिडक्शंस जो सेक्शन 80C में अलाउ होंगे अगेंस्ट द प्रीमियम पेड वो भी इसी बात पे डिपेंड करेंगे कि व्हाट इज योर सम अश्योर्ड. राइट, सो बिफोर 1st अप्रैल 2012 आपके सेक्शन 80C बेनिफिट cannot be more than 20% of your sum assured. When I say before 1st April 2012, you need to understand policy bought before 1st April 2012. उस केस में आपके 80C के बेनिफिट आपके 80C के बेनिफिट सम अश्योर्ड के 20% से ऊपर नहीं हो सकते. Let's take an example. If your premium paid is 1 lakh rupees and sum assured is 4 lakh rupees, it means that 4 lakh का 20% होता है 80,000 rupees. अगर आपने प्रीमियम 1 लाख भी पे किया है तो भी आपका सेक्शन 80C बेनिफिट अगेंस्ट द प्रीमियम पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन 80,000 इन दिस case. So now let's take another example for a policy bought before 1st April 2012. Here, let's say sum assured is 6 lakh rupees and premium paid is 1 lakh rupees. In this case, the section 80C benefit for a life insurance policy can go up to 1,20,000 rupees because 6 lakh का 20% होता है 1,20,000 rupees. In this case, section 80C benefit will be 1 lakh rupees. Now, what will be the deduction for the policies which are bought after 1st April 2012? तो उससे पहले का तो हमें पता चल गया कि सम अश्योर्ड का 20% से ऊपर मैं बेनिफिट नहीं ले सकता हूं. इन दिस केस आई कैन नॉट टेक मोर देन 10% of sum assured benefit for the as the premium paid against the life insurance policy under section 80C. अब आप अगर मेरे पुराने वाले पहले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि जहां आई वाज पेइंग 22,000 रुपीज पर एनम, आई स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन एंड 2 लाख रुपए का सम अश्योर्ड था. तो उस केस में 2 लाख का 10% होता है 20,000. यानी आज मैं 22,000 पे करके भी आई कैन नॉट मोर टेक द सेक्शन 80C बेनिफिट in that particular case for more than 20,000 rupees, right? And this is very very important to understand. प्रीमियम पेड मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीस किया, सम अश्योर्ड 7,50,000 रुपीस है. तो इन दिस केस if this policy is bought after 1st April 2012, I cannot take the section 80C benefit more than 75,000 rupees if the premium is more than 75,000 rupees. So section 80C benefit will only be allowed to the extent of 75,000 in this case. Again, another example for the 10%, premium paid 1 lakh rupees, sum assured is 12 lakh rupees. So in this case, I can go up to 1,20,000 rupees pay, deduction. तो 1 लाख का मैंने प्रीमियम पे किया है तो इस केस में मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा क्योंकि मैं 1,20,000 तक जा सकता हूं. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट? नाउ please pay attention. There is a latest amendment in ULIP taxation. ULIP is a basic a life insurance policy product which basically invest into equity markets. तो ये बड़ा contradiction था कि म्यूचुअल फंड की जो
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे वो टैक्सेबल हो गए, डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्सेबल हो गए इन द एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, राइट, एंड दे विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, जो 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, राइट। अब आप ये समझिए कि जब ये कॉन्ट्रडिक्शन था और ये कहा जाने लगा कि यूलिप की पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो तो 1010D में एग्जम्प्ट है, लेकिन वही इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी के लिए टैक्सेबल है। तो ये अमेंडमेंट आया इसी साल 1 फरवरी 2021, यानी इसके बाद जो पॉलिसी खरीदी गई है उसके ऊपर ये लागू होगा, उससे पहले खरीदी हुई पॉलिसी पे लागू नहीं होगा, यानी उनकी मैच्योरिटी विल स्टिल बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड दे हैव, लेट्स से, जो मैंने आपको मैच्योरिटी के लिए 10 टाइम्स और 5 टाइम्स का मैंने आपको जो सम एश्योर्ड बताया था, राइट। अब आप ये देखिए कि अमेंडमेंट क्या कहता है कि अगर आप 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद कोई यूलिप खरीदते हैं और पूरे साल में एग्रीगेट यानी सारी पॉलिसीज यानी सारे यूलिप प्लान्स को मिलाकर अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है, तो इनकी मैच्योरिटी का टैक्सेशन बिल्कुल सेम होगा जैसे आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी का हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने एक बार लगा दिया कि अगर 2.5 लाख से ऊपर का अगर आपका एग्रीगेट यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रीमियम जा रहा है साल भर में, तो इस तरह से आपका टैक्सेशन विल बी इक्वल टुवर्ड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी के हिसाब से वो हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली लेटेस्ट अमेंडमेंट। एक बात और समझिए कि क्या लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे टीडीएस लगता है। एक बात समझिए, टीडीएस का सवाल वहीं पैदा होगा जहां पे इंश्योरेंस की मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अगर इंश्योरेंस की मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस कट नहीं सकता, क्योंकि टीडीएस वहां कटेगा जहां पे आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है। So TDS will be applicable definitely when your maturities are taxable, and TDS will be on what? The maturity what you've received and the insurance premium you've paid, because the difference is your profit. जो पेमेंट आपको मिली है, जो प्रीमियम आपने पे किया है, उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट है और उसी पे आपका टीडीएस काटा जाएगा और टीडीएस रेट है 5%। अगेन आई एम रिपीटिंग, टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। सो रवि इज ए रेजिडेंट, 7,50,000 रुपीज का मैच्योरिटी उसे मिला है ऑन 30th अप्रैल 2020। जो पॉलिसी लिया गया था 1 मई 2012। नाउ प्लीज पे अटेंशन। I told you the policy which have taken after 1st April 2012 must have at least 10 times of sum assured for having an exempt maturity, right? 10 times sum assured of premium. So first of all, we need to check whether it is taxable or not. So 12,000 multiplied by 10, it must be 1,20,000 minimum sum assured, but sum assured is only 1 lakh rupees, and this is the problem. Now this policy maturity will be taxable. So 7,50,000 rupees is your maturity minus premium paid. How many premiums are paid? Premiums in insurance are always paid in advance. If your basically policy is maturing on 30th April 2020, it means the last premium must have been paid in 30th April 2019 because it's annual policy, right? So annual premium. So 19, so 12 say 19, I think it must be 8 premium here, which you've paid. 7,50,000 minus 96,000 against the premium paid. The difference will be your gain and they will be taxable, and the TDS will be deducted at the rate of 5%. So I hope now you must have understood about the taxability and the allowed deduction against the life insurance premiums and the TDS, if any. Thank you very much, everyone. Thanks a lot. If you have any question to be asked, please don't hesitate to write in comment box. Thank you.